लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच को लेकर प्लेइंग 11 और मुमकिन तौर पर इस प्लेइंग 11 में किस किस को शामिल किया जा रहा है, ये मुकम्मल नाम आपके सामने रखूंगा, प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा। और हैरानकुन तौर पर आसिफ अफरीदी, जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये साहब कहाँ से आ गए हैं, उनको पहली प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है और एक मैच विनर बॉलर को ड्रॉप किया जा रहा है। और ये करवा कौन रहे हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किन की ख्वाहिश पर ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम में 2 से 3 मैच विनिंग बैटर्स की वापसी हुई है, वो आपके सामने रखूंगा। तो मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूं दोस्तों। लेकिन एक सवाल आपके लिए है कि क्या आसिफ अफरीदी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां जहां से आप देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अपने शहरों के नाम लिखा करें और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रख देता हूं। पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया है, जो आकिब जावेद साहब का एक फार्मूला होता है, उसके मुताबिक 2 फास्ट बॉलर, रेगुलर फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स, रेगुलर स्पिनर्स। लेकिन हैरान होंगे आप प्लेइंग 11 सुनकर कि इन स्पिनर्स को रखा कैसे जा रहा है। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं कि फास्ट बॉलर 2 कौन से रखे जा रहे हैं, ये भी आपके सामने मुकम्मल तौर पर रख देता हूं। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो ब्लंडर किया जा रहा है वो आपको रख देता हूं। आसिफ अफरीदी साहब को पहली प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है और करवा रहे हैं अजहर महमूद साहब, वो उनका दिफा कर रहे हैं। और अजहर महमूद साहब समझ रहे हैं कि साजिद और नोमान जो पाकिस्तान के मैच विनिंग बॉलर हैं हमारे, उनमें से किसी एक को ड्रॉप करके आसिफ अफरीदी को मैच खिला दें हम। और वो आसिफ अफरीदी, वो कह रहे हैं जी इन्होंने 2 साल में 80 विकेटें ले रखी हैं। अब क्या करें भाई, वो आसिफ अफरीदी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी और सब लोग कह रहे थे ये कहाँ से आ गया है, उसको अब अजहर महमूद साहब साजिद या नोमान को ड्रॉप करवा के उनमें से किसी एक की जगह पर इनको शामिल करवा रहे हैं। वो साजिद और नोमान जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे अभी टेस्ट मैचेस जितवाए, चाहे वो स्पिन ट्रैक थे, लेकिन उन्होंने एकतरफा मैचेस पाकिस्तान को जितवाने में अहम रोल प्ले किया टेस्ट मैचेस में। पूरी अब प्लेइंग 11 सुनिएगा। ये तो मैंने आपके सामने एक ब्लंडर रख दिया कि ये क्या किया जा रहा है। और साथ में इस वीडियो में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो सेंचुरियां स्कोर की गई हैं हुसैन तलत की जानिब से कायद आजम ट्रॉफी में, वो डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक, आप ये सुनते जाइएगा कि नाम कौन कौन से शामिल हैं टेस्ट स्क्वाड में। अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं जी। इमामुल हक पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे। इमामुल हक वापस आए हैं, इनका इन आउट रहता है। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रन्स कर रहे थे जब टीम का हिस्सा नहीं थे। शान मसूद कैप्टन, जो माजरत के साथ समझ से बाहर है कि ये टीम में जगह नहीं बनती और ये कैप्टन है। बाकी चलें ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक समझ में आ रहा है। बाबर आजम, किंग बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। और बाबर आजम के लिए टेस्ट मैच बहुत अहमियत रखता है कि वो अगर T20 में वापस आ रहे हैं, फिर आगे ODI मैचेस हैं, तो यहाँ से उनकी फॉर्म वापस आ सकती है। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। देखते हैं वो कैसे इसको अवेल करते हैं। आगे चलिए दोस्तों, मैं आप प्लेइंग 11 में अगले नाम है बाबर आजम के बाद सऊद शकील को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। मोहम्मद रिजवान, और रिजवान ने अभी कायद आजम ट्रॉफी में एक सेंचुरी जड़ दी है और उम्मीद करते हैं कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है, तो वो टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को इसी तरह से रन्स करके देंगे। और इसके साथ साथ सलमान अली आगा जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, ना बैटिंग में ना एज ए कप्तान T20 में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन टेस्ट टीम की पहली प्लेइंग 11 का उनको सलमान अली आगा साहब को भी हिस्सा बनाया गया है। साजिद खान और साथ में आसिफ अफरीदी, नोमान को ड्रॉप करके साजिद के साथ आसिफ अफरीदी को रखा जा रहा है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। 2 फास्ट बॉलर कौन से हैं भाईजान, शाहीन शाह अफरीदी और साथ में उनके रखा जा रहा है खुरम शहजाद को। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्पिनर्स वाला मेरे मामले में मेरी समझ में नहीं आई। ये प्लेइंग 11। अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। पाकिस्तान की कायद आजम ट्रॉफी चल रही है और ये वो ट्रॉफी है जिसमें जो अच्छे परफॉर्मर होंगे वो टीम में जगह बना पाएंगे, जो परफॉर्मेंस नहीं देंगे वो आउट हो जाएंगे। अब हुआ यह है कि वो जिन्होंने एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस दी है, वो कायद आजम ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, वो यहां पर रन्स करने लगे हैं। अब मोहम्मद हारिस जैसा बैटर जिसने सेंचुरी की है पहले ही मैच में,
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, वो वहाँ पर जब नेशनल टीम की तरफ से इंटरनेशनल इवेंट खेल रहा था एशिया कप, वहाँ पर तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे बैट के साथ बॉल टच करना उसके लिए मुश्किल था, और ऐसे लगता था जैसे इसने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। वहाँ बैट बॉल के साथ नहीं लग रहा था और यहाँ सेंचुरी कर दी है। अब क्या होगा भाई? उनको तो ड्रॉप करने के बारे में बात चल रही थी, साहब ने यहाँ सेंचुरी कर दी है। या तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसकी क्वालिटी में मसला आ गया हुआ है कि जब हमारे प्लेयर्स यहाँ पर रन्स करना शुरू करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं तो वहाँ पर रन्स नहीं करते हैं हम, इसका मतलब है कि उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। यहाँ पर तो हम ठीक है रन्स कर लेते, विकेटें ले लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हीं प्लेयर्स को, इन्हीं बॉलर्स को मैदान में उतारा जाता है तो वहाँ पर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है दुनिया की बाकी टीमों में और पाकिस्तान की टीम में, जो जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना बेसिक हमें चेंज नज़र आता है। इसी तरह से हुसैन तलत साहब को देखें, वहाँ पर बॉल टच नहीं हो रहा था और यहाँ हुसैन तलत साहब ने सेंचुरी कर दी है। अब इनका क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे T20 में? वो कहेंगे भाई मैंने तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर दिया है, अगले और मैचेस हैं उनमें वो परफॉर्मेंस दे देंगे, एक तो और मैचेस में कुछ अच्छे रन्स कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे? इसी तरह से मोहम्मद रिजवान है, अच्छी बात है, रिजवान तो एक अच्छे डिफरेंट हैं, बड़ा पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं और पाकिस्तान टीम के कप्तानी, ओडी कप्तानी उनके पास है और सीनियर प्लेयर्स में अब उनका शुमार होता है, तो रिजवान ने भी सेंचुरी कर दिया है। रिजवान का सेंचुरी करना अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर दोस्तों जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और अगर वो रन्स करते हैं, वो फॉर्म में वापस आते हैं, ये सुनहरी मौका है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो वहाँ पर तो जो भी सूरत हाल है, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस में अगर वो रन्स करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, खुद बाबर आजम के लिए अच्छा होगा। वरना बाबर आजम अगर यहाँ पर भी रन्स नहीं कर पाते तो और प्रेशर बढ़ेगा और यही दबाव इनको जब ये ओडी मैचेस खेलेंगे तो वहाँ पर भी नज़र आएगा। तो इस वक्त अगर वो टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर आपको बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी नज़र आएंगी, आपको ओडीआई में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और फिर उनकी T20 में वापसी के रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। और अभी वैसे बात चल रही है, एक विंडो खुली हुई है उनके लिए कि भाई उनको बाबर आजम को वापस लाया जाए। माइक हैसन रास्ते में एक मसला बने हुए हैं कि जी नहीं लाना चाह रहे, वो चाह रहे हैं जो फैसला किया है बस उसी के मुताबिक मैं रहूं, जितने लड़के मैंने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं इन्हीं को ही लेकर चलूं, जिसमें ये हारिस, हसन नवाज़ और ये सारे लड़के हैं, वो नहीं लेना चाह रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक सोच है कि भाई बाबर आजम को आपने शामिल करना है और बाबर आजम को आप खिलाएं और उसे मौका दें। अब ये टेस्ट मैच बहुत अहमियत इख्तियार कर गया इन प्लेयर्स के लिए, ख़ास तौर पर बाबर आजम के लिए। यहाँ से उसने एक अच्छा रिदम पकड़ना, अच्छा मोमेंटम पकड़ना है। लेकिन प्लेइंग 11 मैंने आपके सामने रख दी है कि अभी तक मुमकिन तौर पर ये नाम सामने आ रहे हैं। अजहर महमूद साहब काफ़ी फेवर में नज़र आ रहे हैं कि वो शामिल करवाना चाहते हैं आसिफ अफरीदी को। इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।